हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पेट के एग्ज़ाम में या इसके पूर्व की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यह फ्रेंड्स घटना चक्र किताब है और घटना चक्र में हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, उसका जो नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसका क्या नाम होने वाला है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम जो है सल्तनत काल। क्या पढ़ेंगे? तो सल्तनत काल में पढ़ेंगे और इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा उन सभी प्रश्नों को हम लोग सेशन में देंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो पूरा देख के जाइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, एक बार प्लीज़ सेशन को पहले लाइक कर दीजिएगा और जब से पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? सल्तनत काल। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसी प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है? पहला हमारा प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो फिरदौस शाह, ऑप्शन बी की बात करेगा तो मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी की बात करेगा तो मोहम्मद बिन काफिर, ऑप्शन डी की बात करेगा तो मोहम्मद गजनवी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम शासक था उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं। क्या लिखा है? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में थाड़े पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हकीम अल अजहाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में जो है सफल हुआ। दाहिर को पराजित करने में क्या हुआ? सफल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ में चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है ना। तो चचनामा से क्या मिलता है? तो सिंध विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा हमारा जो प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध स्मारक है वो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है? इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी तक चंदेल का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव जो है सर्वप्रथम है ना। तो मंदिरों में सबसे प्रमुख कौन है? तो कंदरिया महादेव, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ये जो है कहाँ मारा गया था, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका डिस्कस इसमें लिखा है कि मोहम्मद गुरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध में हुआ, जिसमें जयचंद क्या हो गया? मारा गया, है ना। तो जयचंद किस युद्ध में मारा जाता है? तो चंदावर के युद्ध में मारा जाता है। कब मारा जाता है? तो 1194 ईस्वी में। और इसके किसके किसके बीच युद्ध होता है? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच जो है युद्ध होता है, ठीक है? नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न बनने वाला है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471, 1191, 1391, 1061। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से यानी पृथ्वीराज चौहान से जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है। लेकिन जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जो 1192 ईस्वी में होता है, उसमें क्या होता है? तो मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज तृतीय को यानी पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? हरा देता है ना।
तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192। मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है। पृथ्वीराज तृतीय को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान। पांचवा हमारा प्रश्न बनने वाला है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में है, कासगंज में, कन्नौज में, लखनऊ में। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो कासगंज में हुआ था। कासगंज कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, देख सकते हैं इसका डिस्कस। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाला नामक स्थान में हुआ था। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, नूब सिपर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है ना। अमीर खुसरो जो है एनसीईआरटी में क्या दिया था, तो अमीर खुसरो का जन्म जो 1292 ईस्वी में एनसीईआरटी के मध्यकालीन तथा 1253 की जो हरिश्चंद्र वर्मा की जो भाग 1 है उसमें जो है इनका जन्म माना जाता है। अलग अलग मत है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6वां। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता या भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये जो है किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है अमीर खुसरो रहते थे। और इनको जो है भारत का तोता या कव्वाली का पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग चाहेंगे तो डिस्कस भी दे सकते हैं, अभी हमने इसके बारे में बताया भी था। दिए गए विकल्पों के अनुसार अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे इसमें लोग देख सकते हैं। आगे प्रश्न जो हमारा प्रश्न पूछने वाला है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी की बात करेगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी की बात करेगा मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी की बात करेगा बाबर। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। लौ और रक्त की नीति जो है पालन करने वाला जो व्यक्ति था, यानी जो राजा था मुगल साम्राज्य इसमें सल्तनत काल में, उसका नाम क्या था, बलबन। ठीक ना, बलबन ने ही जो है लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। और ये जो है इल्तुतमिश की जो एक मतलब कि आया था 40 गुटों की सरदार वाला आया था, तो उसको भी ख़त्म किया था, जिसका नाम बलबन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता था, और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन ए की बात करेगा हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी की बात करेगा महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी की बात करेगा कुतुब मीनार, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो लाल किला परिसर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। सी जो है, सॉरी, सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कुतुब मीनार जो इसका राइट ऑप्शन है। अलाई दरवाज़ा जो है ये जो है विश्व विरासत स्थल में स्थित है, कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार सितुन महल का भी निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न बनने वाला है, क्या लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई का दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, नई दिल्ली में, अवध में, वारंगल में। अभी हमने बताया था कि ये जो है किसके बीच में स्थित है, तो कुतुब मीनार के, कुतुब मीनार कहाँ है, नई दिल्ली में। तो अलाई दरवाज़ा भी ये भी कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1437। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 हुई थी। इसने 1296 ईस्वी में धोखे में जलालुद्दीन की हत्या करके एवं स्वयं सत्ता पर हस्तखत कर लिया था ना। तो ये जो है जो खिलजी वंश का पहला सत्ता जलालुद्दीन खिलजी, उसको मार करके जो है गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी।
दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या है? सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया। सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः फिरोज शाह तुगलक ने जो है चौथी मंजिल का जो है पुनर्निर्माण के साथ साथ जो है इसकी जो है पंचमी मंजिल भी बनाया था। ठीक है, तो 3 लोगों ने कुतुब मीनार को बनाया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको निर्माण कराया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। बिजली मारने की वजह से जो है इसका जो पूरा काम जो है किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और इसको मरम्मत करने के साथ इन्होंने पाँचवीं मंजिल भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे जो हमारा प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा दिल्ली, ऑप्शन बी की बात करेगा गाजियाबाद, ऑप्शन सी की बात करेगा नोएडा, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो गुरुग्राम। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। 3 लोगों ने इसको हाथ लगाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बस खाली आरम्भ किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको चौथी और पाँचवीं मंजिल भी बनाई थी और इसकी मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया था? 600 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी नालंदा प्राचीन शिक्षण मठ का केंद्र जो है कब नष्ट हो गया? तो ये जो है 1200 ईस्वी में जो है नष्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिस्कस दे सकते हैं। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1213 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षण केंद्र का आक्रमण कई बार हुआ, तथापि नज़दीकी इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213, 1398। तो तैमूर ने जो है 1398 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1398। ठीक है ना, इसका हम लोग डिस्कस मध्य एशिया की मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी जो है सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए की बात करेगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी की बात करेगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी की बात करेगा अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और डी की बात करेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश की जो नींव रखी थी किसने रखा था? तो उसका जो नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की नींव रखी थी। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारत में तुगलक वंश की स्थापना का गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है, 1320 ईस्वी में किया था। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो है ये पहला शासक जिसका नाम जो है गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे इसमें जो प्रश्न लिखा है, खिजर खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए की बात करेगा गुलाम वंश, ऑप्शन बी की बात करेगा खिलजी वंश, ऑप्शन सी की बात करेगा सैयद वंश, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो शाह वंश। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सैयद वंश जो है इसका राइट ऑप्शन है ना, ये जो है खिजर खां से संबंधित है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में खिजर खां की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी।
बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि शासनकाल में जो है इब्न बतूता जो है ये जो है कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। कहाँ पे आया था? मोरक्को से। ठीक है, इसका हम लोग इसका डिस्कस भी देख सकते हैं। क्या लिखा है? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्री वृत्तांत जो है रियाला नामक पुस्तक से जाना जाता है। रियाला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है इब्न बतूता के काल इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527, 1526, 1525, 1524। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को जो है हरा दिया था। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं, इसका डिस्कस भी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के तोपखाने व तुगलका निधि से इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य हुआ। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर अधिकार किसका हो गया? तो बाबर का हो गया। किसका हो गया? बाबर का। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन ए की बात करेगा अब्बास खां और सरवानी, बी की बात करेगा अमीर खुसरो, ऑप्शन सी की बात करेगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी की बात करेगा तो मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास का कौन सा लेखक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी अब्बास खां सरवानी जो है ये जो है दिल्ली सल्तनत काल से जो है लेखक नहीं है, बाकी सब तीनों है ना। इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका डिस्कस क्या लिखा है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं था। अब्बास खां सरवानी ने तारीख ए शेरशाही के तहत शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। विकल्प वन अन्य सभी विकल्प का जो इतिहास लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आगे आगे क्या लिखा है? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है? सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। खिलजी वंश ने जो है सबसे कम शासन किया है। सल्तनत काल की बात करेंगे, है ना। इसका हम लोग राजवंश भी देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? दिल्ली सल्तनत की राजवंशों में सबसे कम अवधि तक खिलजी वंश का शासन काल रहा है। गुलाम वंश की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल है 1206 से 1290, लगभग 84 साल तक शासन किया है। खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 साल तक लगभग शासन किया है। तुगलक वंश की बात करेंगे तो 1320 से 1412 ईस्वी तक लगभग 92 साल तक शासन किया है। सैयद वंश की बात करेंगे 1414 से 1491 ईस्वी तक यानी 37 साल तक शासन किया है। तो सल्तनत काल में जो है सबसे अधिक शासन करने वाला जो है इसका नाम जो है तुगलक वंश, लगभग 92 साल शासन किया है। और सबसे कम शासन किसने किया है? तो खिलजी वंश। ठीक है, नेक्स्ट। खिज्र खां दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश, लोधी राजवंश। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी खिज्र खां जो है किससे रिलेटेड है? तो ये सैयद राजवंश से जो है रिलेटेड है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं। इसका डिस्कस। खिज्र खां दिल्ली का शासक एवं सैयद राजवंश से संबंधित था। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में किया था। इस राजवंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम जो है अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसका शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। फ्रेंड्स इसको जो है यूपी उत्तर प्रदेश ने स्टार लगा के छोड़ दिया था क्योंकि ये सभी शासक है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं। इसका डिस्कस। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश जो संगम वंश कहलाया है। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। अतः इस प्रश्न में विकल्प जो है ए और बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न क्या लिखा है? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य जो किस नदी किनारे स्थित है? तो ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी।
इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय था। विजयनगर का सम्राट उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर जो है पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? नरसा नायक, कृष्णदेवराय, अच्युत राय, वीर नरसिंह। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वीर नरसिंह ने जो है तुलु राजवंश की स्थापना किया था। चलिए इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तुलु राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर शासन किया था। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेवराय नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था तथा अमुक्त व माल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? तेलुगु भाषा में। मुगल शासक ने बाबर ने अपनी आत्मकथा को में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली भी बताया है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य में जो है महिलाएं जो थी किस में भाग लेती थी? तो ये कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। डोमिंगो पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थी और वे युद्ध में भी भाग लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट 26वां जो हमारा प्रश्न क्या लिखा है? विजयनगर की प्रचलित परंपरा के अनुसार राय को कहा जाता था प्रजापति, अश्वपति, मेघपति, नरपति। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उनको क्या बोला जाता था? नरपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं के अनुसार दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति तथा राय को नरपति की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रश्न है क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? विरूपाक्ष मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति मंदिर। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विरूपाक्ष मंदिर जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। क्या लिखा है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह भगवान मंदिर शिव को क्या करता है? समर्पित है ना। तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखा जाएगा जो यूपी SSC के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।